हेलो स्टूडेंट, आई एम अमिका सिंसिनवाल ओशन इंस्टीट्यूट क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम दीर्घ संधि पढ़ने वाले हैं। दीर्घ संधि में दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है, दीर्घ संधि के उदाहरण क्या है, आज हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को दीर्घ संधि पढ़ाने वाली हूँ। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है? अकह, सवर्ण, दीर्घ। ये हमारी दीर्घ संधि की परिभाषा है। अब इसका अर्थ क्या है, इसे समझेंगे। अर्थात अक प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात समान अच वर्ण आए तो पूर्व यानी कि पहला तथा पर यानी कि बाद वाला पूर्व तथा पर वर्ण दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा अकह, सवर्ण, दीर्घ यानी कि अक प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात सवर्ण यानी कि समान अच वर्ण। क्या है? समान अच वर्ण। अच का मतलब होता है स्वर, स्वर, वर्ण यानी कि अक्षर। तो आए तो पूर्व तथा पर दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है? दीर्घ। ठीक है, कैसे? आइए समझते हैं। हमें चार चीजें समझनी, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अक प्रत्याहार समझेंगे। अक प्रत्याहार क्या है? और अक प्रत्याहार को समझने से पहले ये समझेंगे कि प्रत्याहार शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए ये जो प्रत्याहार है, इसमें संहिता संज्ञा होती है। क्या? संहिता संज्ञा। प्रत्याहार में क्या होती है? संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का क्या मतलब है, इसे समझते हैं। जब आदि वर्ण तो आदि वर्ण क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगी। जब आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर अपना यानी कि स्वयं का व मध्य में
आने वाले वर्णों का यानी कि अक्षरों का बोध करवाता है तो वह प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि ये जो संहिता संज्ञा है प्रत्याहार से संबंधित होती है। प्रत्याहार की क्रिया कैसे होती है? संहिता संज्ञा के माध्यम से होती है। इसमें क्या होता है कि जब आदि वर्ण यानी कि पहले वाला अक्षर अंतिम इतसंज्ञक यानी कि जो अंतिम वर्ण जो होता है इसमें प्रत्याहार में वो लोप कर दिया जाता है, उसके साथ मिलकर अपना कौन ये आदि वर्ण यानी कि पहले वाला अक्षर अपना और मध्य में आने वाले वर्णों का बोध करवाता है तो वह प्रत्याहार कहलाता है। अब प्रत्याहार कितने होते हैं पहले तो हम समझते हैं। प्रत्याहार 44 होते हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर अक प्रत्याहार को ही ले लेते हैं क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें अक प्रत्याहार के विषय में बताया गया तो फिर अक प्रत्याहार का ही उदाहरण लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? आ, ई, उ, री, लृ और का। एक का है ना, ये अक प्रत्याहार में गिना नहीं जाता। क्यों? देखो, जब आदि वर्ण, आदि यानी कि पहले वाला, ये हो गया पहले वाला वर्ण यानी कि अक्षर, अंतिम इतसंज्ञक, ये है अंतिम इतसंज्ञक। इतसंज्ञक का मतलब होता है जिसका लोप कर दिया जाता है, के साथ मिलकर अपना, ठीक है, यानी कि खुद का। और मध्य में आने वाले वर्ण, मध्य में आने वाले वर्ण कौन से? ये मध्य में आने वाले वर्णों का बोध कराता है तो वह प्रत्याहार, यानी कि इस प्रकार ये प्रत्याहार वो होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दो या दो से अधिक जो वर्ण संयुक्त रूप से होते हैं उसमें पहला वाला जो आदि वर्ण है वो अपना बोध कराता है और अपने मध्य में आने वाले वर्णों का बोध कराता है तो वो क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्रत्याहार क्या है। तो अब हमें समझ में आया कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर वर्ण आए? आ, ई, उ, री, लिरी। का नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? इतसंज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो यहां तक अब हम इसे समझ गए। अब देखो हमने क्या समझा, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? आ, ई, उ, री, लिरी। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या? इसमें लिरी नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्यों नहीं गिना भाई? अक प्रत्याहार में आ रहा है तो ये आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये क्या हम पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहती है? अक प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात जब समान अक्ष वर्ण आए यानी कि सब समान अक्ष वर्ण आएगा, समान अच, अच यानी कि स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर अक्षर, तो इसको और इसको दोनों को मिला के क्या करना है? दीर्घ। पर समस्या ये है कि ये लिरी है ना अपना, ये लिरी, इसका दीर्घ होता ही नहीं है। इसलिए अक प्रत्याहार में जब हम दीर्घ संधि में इस अक प्रत्याहार को पढ़ेंगे तो इसमें लिरी को नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे कितने वर्ण रह गए? 4। ठीक है, ये अक प्रत्याहार के बाद समान अक्षवर्ण, समान अक्षवर्ण यानी कि जैसे ये है वैसे ही इसके सामने। ठीक है, आ, ई, उ, री, ठीक है, समान अचवर्ण हो तो पूर्व यानी कि इसको और पर यानी कि दोनों को मिलाकर के क्या करना? दीर्घ। यानी कि आ के बाद क्या आना चाहिए? आ, ई के बाद क्या आनी चाहिए? ई, समान होना चाहिए। ठीक है, उ के बाद क्या आना चाहिए? उ, री के बाद क्या आना चाहिए? री। ठीक है, समान। इट्स डजंट मैटर कि ह्रस्व है दीर्घ है, आ होना चाहिए, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आओ। ठीक है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। वैसे ई ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, उसके पश्चात चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? दीर्घ ई।
ऐसे ऊ, ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ, दोनों को मिला क्या हो जाएगा? ऐसे री, ह्रस्व री हो चाहे दीर्घ री हो, दोनों को मिला क्या हो जाएगा? ठीक है। इस प्रकार अक प्रत्याहार के बाद समान अक्षवर्ण आ गए, ई के बाद ई उ री आ गया, तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री हो जाएगा। तो दीर्घ एक आदेश यानी कि एक अक्षर होता है, दोनों को मिलाकर के दीर्घ एक आदेश का मतलब एक वर्ण बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने ये दीर्घ संधि की परिभाषा को समझा और अब हम आगे इसके उदाहरण को समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं श्रीश है। देखिए, अब हम जो उदाहरण लेंगे पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे, फिर हम इसकी संधि करेंगे और देखेंगे वास्तव में वही शब्द बन के तैयार हो रहा है कि नहीं, तभी हम मानेंगे कि भाई सही हमने संधि की है कि नहीं, सही संधि विच्छेद किया है कि नहीं। तो श्री का संधि विच्छेद क्या होगा? श्री प्लस ईश है। ठीक है, अब ये दो पद बन गए। जब हमारी पहली क्लास हुई थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि संधि कैसे होती है, संधि के लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है, यानी कि दो पद होने चाहिए। हमने उसमें पढ़ा था पहली क्लास में कि दो पद होने चाहिए, प्रथम पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद के प्रथम अक्षर के मध्य संधि होती है। तो इसमें हम उन अक्षरों को निकालेंगे। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ई। ठीक है, निकाल लिया, क्योंकि श्री में से, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें स्वर छुपा हुआ होता है। तो श्री में इसमें ई निकाल लेगा तो फिर ये श्री कैसा रह जाएगा? इस प्रकार, है ना, इस प्रकार रह गया। ठीक है, ई निकल आया। उसके आगे हम उत्तर पद का प्रथम वर्ण ये आ गया। हमारी जो दीर्घ संधि की जो परिभाषा थी, शर्त खरी उतर रही है कि नहीं, कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का प्रथम वर्ण समान है या नहीं, है ना। इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो गया। ऊपर क्या बचा इसमें? श्रेय। हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं किस प्रकार से हमें किसी भी पद में से अंतिम अक्षर को निकालना है और उत्तर पद में से प्रथम अक्षर को कैसे निकालना है। ठीक है, इस प्रकार श्रेय निकल आया। ऊपर क्या बचा? श। इसको हम मिलाएंगे तो बनेगा श्री, बड़ी की मात्रा श्रेय। देखो ये शब्द बना के नहीं बन गया, इसका मतलब हमने जो संधि की उसके बाद जो संधि विच्छेद किया वो एकदम सही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा विष्णुदय। देखो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है ना, इसमें जितनी भी संधि विच्छेद होंगे ना हमारी इस मात्रा पे से होंगे। ठीक है, और ये सारी मात्राएं कैसी होंगी? दीर्घ होंगी। ठीक है, तो एक ये तरीका है एग्जाम में ये समझने का कि ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, गुण संधि का किसका एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो ये यहां से टुकड़ा होगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया विष्णु प्लस उदय, ये कर लिया हमने संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद तो हो गया,
पर अब संधि वास्तव में विक्षेप सही हुआ है कि नहीं, इसको संधि करके देखेंगे। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? उ। उसके आगे क्या है? उत्तर पद का प्रथम अक्षर उ। इसको और इसको क्या करना है? दीर्घ, क्योंकि हमारी दीर्घ संधि कहती है कि यहाँ तो क्या होना चाहिए? अक प्रत्याहार, उसके बाद समान अक्षर हो तो दोनों क्या हो जाएगा? दीर्घ। ये हो गया दीर्घ। ऊपर क्या बचा? विष्ण आधा, क्योंकि ऊ निकला आया ना। ठीक है, आगे क्या बचा? दे। ये क्या बन गया? दीर्घ। देखो ये और ये सेम टू सेम है। हाँ, सेम टू सेम है। इसका मतलब हमने जो संधि की, जो संधि विक्षेप हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट। होत्रकार। हम्म। होत्रकार है। ठीक है, अब इसके टुकड़े करेंगे हम संधि विक्षेप। तो क्या करेंगे इसके? होत्र प्लस रीकार है। ठीक है, देखो या तो आप लॉजिकली इसे समझो कि कैसे इसका टुकड़ा करना है, या फिर आप इसे दिमाग में बैठा लो किस तरीके से। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, होत्रकार है कि संधि विक्षेप होत्र प्लस ऋकार है, तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? री। उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है? री। समान स्वर वर्ण है या नहीं है? इसका हो जाएगा दीर्घ। ये बन गया री। देखो ह्रस्व री में तो एक घुंडी होती है और दीर्घ री में डबल। ठीक है, ऊपर से उतारिए से हो त ता बचेगा। ठीक है, री उधर आ गया, फिर कार है। होत्रकार है। ठीक है, इस प्रकार हमने ये तीन उदाहरण समझे। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। तो अब अगले उदाहरण देखते हैं हम। अध्यापी अध्य प्लस अपी। ठीक है, यहाँ हमारा पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है? आ। आगे क्या है? आ। इन दोनों को क्या हो गया? दीर्घ। ठीक है, ऊपर क्या बचा? अ ध। देखो ये धा है ना, ये धा, ये द, य और आ से मिलकर के बना है। ठीक है, अब जब इसमें से हम ये निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? ध और य। ठीक है, ये निकल आया, तो यह क्या बचा? द और या। ठीक है, दीर्घ। अब इस ऊपर क्या बचा? पी। इसे मिलाकर के लिखेंगे तो बनेगा अध्यापी। ठीक है, ये और ये बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा एग्जाम्पल। अगला है
नास्ति। ठीक है, न प्लस अस्ति, इसमें से क्या निकल आया, ए, आगे ए। ठीक है, तो अब ये कैसा रह गया, आधा ना, इनको बना लिया दीर्घ, ऊपर क्या रह गया, आधा ना, फिर आ प्लस ती, ये बन गया नास्ति। ठीक है, ये और ये बराबर बराबर, तो ये हो गया पांचवा एग्जाम्पल। ठीक है, अब छठवा एग्जाम्पल, कृत ऋणम, इसका संधि विकसित करेंगे, कृत्र प्लस ऋणम। इसका पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, बताओ, पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, री, आगे भी री, समान 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 अक्षर स्वर और वर्ण आ गए, इसका हो गया दीर्घ। ठीक है, फिर ऊपर बचा कर्त, ये बन गया कर्त ऋणम, ये पद और ये पद बराबर बन गया। तो इस प्रकार ये हमारे 6 उदाहरण हुए। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से। सातवां, कविंद्र। ठीक है, अब इसका संधि विकसित करेंगे, कवि प्लस इंद्र। ठीक है, अब प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, ई, फिर उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है, ई, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, दीर्घ। ठीक है, अब इसे मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन गया, कविंद्र। देखो, ये और ये समान पद बन गया, इसका मतलब ये हमारा संधि विकसित और संधि बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे महात्मा, ग्रुप देश ले लेते हैं। इसे बनाएंगे गुरु प्लस उपदेश है। ठीक है, इसमें से क्या निकल आया, उ, ये क्या है, उ, प्रथम पद का अंतिम अक्षर उ था, फिर उत्तर पद का प्रथम अक्षर उ, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, दीर्घ उ, ऊपर क्या बचा, गुर प्लस बड़ा उ प्लस प्रदेश है, दोनों को मिला के हो गया गुरुपदेश है। ठीक है, एक ये बन के तैयार हो गया हमारा। फिर नोट डाउन करो चलो।
ठीक है, इसमें क्या है, ई, आगे क्या, बड़ी ई। देखो ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, आगे चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को मिला के क्या करना है, दीर्घ ही करना है। ठीक है, फिर हो गए संपत, ये हो गया संपत्तिशा। ठीक है, फिर है महात्मा, महा प्लस आत्मा। देखो ये संधि विक्षेप तो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, कहां से कौन सा टुकड़ा होगा। ठीक है, उत्तर पद का पूर्व वर्ण आ, इसमें आ, दोनों को मिला के क्या हो गया, दीर्घ आ। ये महा, ये हो गया महात्मा। ठीक है, फिर आगे, हाँ एक और एग्जाम्पल 12वां, धात्रकार है, फिर धात्र प्लस ऋकार है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा। अब इसमें क्या बनेगा आगे, री, आगे क्या हो गया, री, दोनों को मिला के दीर्घ, री, डबल हुंडी, आगे क्या बचा, धातु। ठीक है, फिर कार है, फिर है धात्रकार है। अब चलो आप इसे नोट डाउन कर लो। इसे नोट डाउन करो, कविंद्र गुरुपदेश है, धात्रकार है, संपत्ति ईर्षा, महात्मा और धात्रकार, ये हो गया। ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। और अब नेक्स्ट देखेंगे अब हम, ये हो गया 13वें नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, दैत्यारी, इसका करना है दैत्य प्लस अरि, अरि यानी कि शत्रु। ठीक है, दैत्य यानी कि दानव का। ठीक है, अब इसमें पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए, आगे ए, ये हो गया दैत्य, आ, दैत्यारी। ठीक है, ये बन करके तैयार हो गया। आगे एक है तुल्याशय, ये तुल्य प्लस आशय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा,
इसमें बचे ये आ निकल आया, यहाँ आ। देखो फिर से वही कंडीशन बनी है, ह्रस्व के आगे दीर्घ आ, पर दोनों को मिला क्या करना है, आ। ठीक है, आगे बचा तुल्य, ये बनकर तैयार हो गया तुल्याशय। ठीक है, इस प्रकार ये 14 उदाहरण हमने पूरे किए। इसके आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ उदाहरण खुद से करने के लिए, आप उनकी खुद से प्रैक्टिस करना। इस प्रकार से पहले संधि पद को संधि विकसित करना, फिर उसको दोबारा से संधि पद बनाना। ठीक है, ये हो गया दंडाग्रम, फिर है कुमारी हते, तीसरा है मधुदकम, चौथा है यथार्थे, पांचवा है महीने, छठवा भानुदय, सातवां ग्रीश है, आठवां महतीक्षा, वधुस्सव है, 10वां भूमिशय। ठीक है, भूमिशय 13वां
पितृऋणम, 14वां हरिंद्र, 14वां हो गया हरिंद्र, 5वां और 15वां हो गया कीर्ति रिद्धि। ठीक है, ये हो गए आपके 15 उदाहरण। इनकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है और ये बनाने हैं आपको कि किस प्रकार ये बनेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो आज हमने दीर्घ संधि की परिभाषा पढ़ी, उसके उदाहरण पढ़े और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। तो आज हमने दीर्घ संधि का जो टॉपिक है ये हमारा पूरा हुआ। तो नमस्कार सभी विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।